क्या आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जिसकी वैल्यूएशन 2019 में 9,000 करोड़ की गई थी, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यूएशन 40,000 करोड़ के भी पार होगी। तो ये जो इतना बड़ा उछाल है, इतनी बड़ी ग्रोथ रेट है, इसका फ़ायदा अगर आप भी उठाना चाहते हैं तो बने रहिए एंड तक। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ रियल एस्टेट सेक्टर, हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट सेक्टर, हाउ टू डू बिजनेस इन रियल एस्टेट सेक्टर and job prospects in real estate sector. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो को और बात करते हैं व्हाट इज़ रियल एस्टेट। जब भी आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें, फ्लैट्स, अपार्टमेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये जो सब बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, ये सभी रियल एस्टेट का ही हिस्सा है। तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट वो सेक्टर है जहाँ पर प्रॉपर्टीज़, ज़मीन, जायदाद, इन सभी का बिजनेस होता है, इनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है और इनमें ही फिर फ्यूचर में ग्रोथ रेट देखी जाती है। तो बात करते हैं कि रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट सेक्टर में हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली का। मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली के पास कुछ कैश रखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस 1 करोड़ रुपए उनके पास कैश रखा हुआ है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इनको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, और सबसे बड़ा आंसर जो सबसे पहले आता है, एफडी करवा लेते हैं। तो एफडी अगर आप करवाएंगे तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए की एफडी करवाई, तो मिलना आपको वही 6% रिटर्न है। 1 करोड़ रुपए की एफडी करवाई तो 6% के हिसाब से आपको 6 लाख रुपए साल का मिल गया रिटर्न। यानी कि आपने 1 करोड़ रुपए लगाए, डिवाइडेड बाय आपका प्राइस हुआ 1 करोड़, डिवाइडेड बाय आपकी अर्निंग कितनी हुई, 6 लाख रुपए। इसका मतलब आपने इसका हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16.66, यानी कि लगभग आपने 17 रुपये लगाए 1 रुपया कमाने के लिए। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 16.66, यानी कि डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए हमने लगभग 17 रुपये इन्वेस्ट करे, जब जाकर हमको 1 रुपये की कमाई हुई। तो एक नॉर्मल से अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आपने सुना होगा अपने घर में बड़ों से कि हमारे टाइम में 2 रुपये में इतनी सारी चीज़ें आ जाया करती थी, और आज हम देखें तो 2 रुपये में एक ढंग की सी टॉफ़ी भी नहीं आती है। तो ये जो सिनेरियो है ये हमें ये बात बताता है कि जो मनी की वैल्यू है वो दिन पर दिन घटती जा रही है। जब 2 रुपये में इतना सारा सामान आ जाता था तो 2 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, आज 2 रुपये की वैल्यू उतनी नहीं है। इसका मतलब हम जो आज 1 करोड़ रुपए से सामान ला सकते हैं, वही सामान हमें 1 साल के बाद 1 करोड़ 6 लाख का ही पड़ने वाला है, क्योंकि आज जो वैल्यू 1 करोड़ की है वो 1 साल बाद 1 करोड़ 6 लाख की होगी। यानी कि हमें जो एफडी से रिटर्न मिल रहे हैं वो केवल और केवल मनी की वैल्यू के बराबर ही मिल रहे हैं। हमारी मनी की वैल्यू जो आज है वही 1 करोड़ 6 लाख की 1 साल के बाद होगी। यानी कि ये एक सही डिसीजन नहीं होगा आपके कैश को इन्वेस्ट करने का। फिर बात कर लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। तो मान लीजिए आपने एक बढ़िया एरिया में, बढ़िया लोकेशन पर आपने एक रेजिडेंशियल या कमर्शियल, जैसा भी आपको सूट करे, वो आपने एक प्लॉट या फ्लैट जो भी है वो ले लिया। उसके बाद आपने उसको दे दिया रेंट पर। अगर आपने बढ़िया एरिया और बढ़िया बढ़िया लोकेशन पर आपने उसे रेंट पर दिया है, उसे परचेज करने के बाद, तो सीधी सी बात है आपको एक अच्छा रेंट का अमाउंट मिल रहा होगा। तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी, डिवाइडेड बाय आपकी अर्निंग, यानी कि आप मान लीजिए आपको 60,000 रुपये पर मंथ का रेंट मिल जाता है। वहाँ पर कोई कमर्शियल एरिया में आपने प्लॉट खरीदा, वहाँ पर कोई कंपनी अपना बिजनेस करना चाहती है, 60,000 रुपये आपको वो पर मंथ रेंट दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो लगभग आएगी 14 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब आपने 1 रुपया कमाने के लिए 14 रुपये लगाए। वहाँ एफडी के केस में क्या था, आपने 1 रुपये कमाने के लिए लगभग 17 रुपये लगाए थे, और यहाँ पर आपने 1 रुपये कमाने के लिए केवल और केवल 14 रुपये लगाए, यानी कि डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। और उसके बाद अगर आपने ये रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करा तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसके भाव दिन पर दिन 2 गुने 3 गुने 4 गुने होते जाएंगे। तो यानी कि अगर आप इसको रेंट तब तक चलाना चाहते हैं तब तक चलाइए, उसके बाद आप उसको सेल कर दीजिए तो आपको इसके 2 गुने 3 गुने भाव मिल जाएंगे। तो इस तरह से होती है इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक हो, लेकिन एक बात अगर आपने इसमें याद रख ली तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट सेक्टर में
वो बहुत ही बढ़िया हो सकती है। लेकिन वो एक बात ये है कि आपको एरिया प्लस लोकेशन का ध्यान रखना होगा। अगर आपने बढ़िया एरिया और बढ़िया लोकेशन में एक बढ़िया सी जगह ले ली, बढ़िया सी एरिया प्लस लोकेशन की कॉम्बिनेशन में एक फ्लैट अगर आपने रेजिडेंशियल एरिया या फिर कमर्शियल एरिया अगर ले लिया, तो फिर वो आपकी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बराबर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रियल एस्टेट सेक्टर एज अ बिजनेस। रियल एस्टेट सेक्टर में आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। तो बात करें रियल एस्टेट सेक्टर एज अ बिजनेस, तो आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा इसमें तो कैपिटल लगती होगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता होगा, बहुत ज़्यादा ही मतलब मोटे अमाउंट में। तो बात करूँ इसमें, तो आप नॉर्मल सी बात सुनिए। आप सोचते होंगे कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, ऐसा फॉर एग्जांपल मैंने दिया है कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। तो क्या मेडिकल लाइन में जाने का एक ही तरीका है, वो है डॉक्टर? नहीं। आप एज अ रिसेप्शन काम कर सकते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में, या फिर एज अ डॉक्टर आप काम कर सकते हैं, एज अ नर्स काम कर सकते हैं, एज अ वार्ड बॉय काम कर सकते हैं। तो एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड हो सकते हैं रियल एस्टेट बिजनेस में आने के। तो रियल इस्टेट सेक्टर में एज अ बिजनेस अगर आपको काम करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप एज अ प्रॉपर्टी बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप एज अ बिल्डर आ सकते हैं, या फिर एज अ ब्रोकर आप काम कर सकते हैं। ब्रोकर कौन होता है? जैसे कि एक कस्टमर है और एक प्रॉपर्टी बिजनेस करने वाला जो पर्सन है जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, कस्टमर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। तो जो ब्रोकर है वो दोनों के बीच में डील करवाता है और कुछ परसेंट ऑफ कमीशन चार्ज करता है। तो ऐसे केस में जैसे कि बिल्डर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि आपको पूरी की पूरी ये इमारत बना करके हमको देनी है, तो ये पूरा का पूरा आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेकिन जो प्रॉपर्टी बिजनेस है उसमें बहुत मोटी कैपिटल लगती है। आपको एक बढ़िया सी लोकेशन प्लस एरिया का जो कॉम्बिनेशन है उसको ढूंढना पड़ता है। देन आपको वहाँ पर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। तो अगर आपको बिजनेस करना है रियल एस्टेट सेक्टर में, तो सबसे पहले आपको अपने टारगेटेड ऑडियंस देखने होंगे कि आप मिडिल क्लास फैमिली को उनका ड्रीम हाउस देना चाहते हैं, या जो अपर क्लास है उनको आप एज ए स्टेटस सिंबल प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आप अपना मार्केट रिसर्च करें। अपनी जो सब मतलब मार्केट में जो कम प्राइजेस पर बढ़िया लोकेशन प्लस एरिया का कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करना होगा। दूसरा काम है आपको सेल्स प्लस मार्केटिंग में काम करना होगा। हम लोग न्यूज़पेपर टीवी पर ऐड आते हैं, हम देखते हैं कि कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आए हुए होते हैं कि यहाँ पर हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उन प्रोजेक्ट को लेकर के आपको अपना सेल्स और मार्केटिंग का धंधा चलाना होगा, तभी लोग आपसे आकर के खरीदेंगे। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपकी वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वेबसाइट होगी तो लोग आपके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, आपके बारे में पहले से ही वो लोग रिसर्च कर सकते हैं, देन वो आपके पास आपका जो प्रोजेक्ट है उसे देखने के लिए आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तक की बात ख़त्म नहीं होती, उसके बाद भी आपको एक और स्टेप फॉलो करना होगा, जो कि है मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। हर चीज़ में आपको आपके कस्टमर को संतुष्ट करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़रूरत होती है एक टीम की, एक स्टाफ की। तो इस फील्ड में हम स्टार्टिंग से देखें, तो आपको प्रोजेक्ट को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो वहाँ पर इंजीनियर्स की नीड होगी, सिविल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स और भी कई सारे इंजीनियर्स की नीड होगी। देन आपको फाइनेंस लगानी होगी, तो फाइनेंस मैनेजर की नीड होगी कि किस तरह से आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आपके फंड्स का, किस तरह से बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट आउटपुट्स निकल के आ सकते हैं आपकी अवेलेबल फाइनेंस से। देन आपको प्रोजेक्ट बन करके रेडी हो गया है, तो उसको आपको सेल्स भी करवानी होगी, तो सेल्स मैनेजर की नीड होगी। फिर कुछ कस्टमर्स आएंगे आपके पास, तो कुछ आपके पास कस्टमर्स आएंगे तो उनसे बात करने के लिए, उनको सब कुछ दिखाने के लिए, सब कुछ समझाने के लिए कस्टमर रिलेशन मैनेजर की आपको ज़रूरत होगी। तो इस तरह से इस फील्ड की जो ग्रोथ है 2040 तक, जो कि 40,000 करोड़ के भी पार होने वाला है, तो इस फील्ड में अगर बिजनेस की ग्रोथ होगी तो अपने आप ही जॉब प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज होंगे। इसके साथ साथ कई इनडायरेक्ट सर्विसेज हैं, इनडायरेक्ट जो जॉब्स हैं वो भी इसकी वजह से इंक्रीज होती हैं। तो यही थी आज की वीडियो, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी।